साल 1991 में पुलिस वाले कुछ लोगों का इनकाउंटर करते हैं। पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, उस हिसाब से ये सारे लोग आतंकवादी थे, खालिस्तानी मूवमेंट से संपर्क रखते थे, संबंध रखते थे। लेकिन ये मामला जब तूल पकड़ता है और इस मामले में फिर से जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, कोर्ट इन्वॉल्व होता है, हाई कोर्ट लगता है, सुप्रीम कोर्ट लगता है, लोअर कोर्ट लगता है, सीबीआई कोर्ट लगता है। ये सारी चीज़ें 30-32 सालों तक चलती हैं और इसके बाद इस मामले का जब खुलासा होता है और इस मामले में निकल के जब चीज़ें कड़ी दर कड़ी सामने आती हैं, तो शायद बाटला हाउस कांड के बाद ये अब तक का सबसे चर्चित इनकाउंटर में से एक इनकाउंटर था और इस इनकाउंटर में मारे गए निर्दोषों को शायद ही कभी इंसाफ मिल पाए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताऊँ आपको, इस कहानी को सुनाऊँ, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ बनी है, चाहे जो संस्था हो, पुलिस भी अपने आप में एक संस्था ही है, तो इस चीज़ का किस प्रकार से कुछ लोग मिसयूज करते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपनी तरक्की के लिए, इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण आज की कहानी में आपको मिलेगा। इस कहानी में कई पहलू हैं। एक पहलू पुलिस का है, एक पहलू पुलिस की दलीलों का है, एक पहलू सीबीआई का है, एक पहलू सीबीआई की कोर्ट का है और एक पहलू इलाहाबाद की हाई कोर्ट का है। तो चारों लोगों के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग फैसला होते होते इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनकी उम्रें गुजर गई, मर गए, उसके बाद जाके फैसला आया। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट आप करना चाहें तो प्लीज़ करिएगा, आपका स्वागत है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी को बताने का, अगर इस कहानी को मैं शुरू करूं तो इस कहानी में दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू पुलिस का है और एक पहलू सीबीआई का। तो सबसे पहले मैं आपको पुलिस का पहलू बताता हूं। दरअसल ये बात है साल 1991 में 12 जुलाई को, जब पीलीभीत के नेवरिया थाने में रात को एक एफआईआर दर्ज होती है और एक फ़ोन आता है और इस फ़ोन में बताने वाला बताता है कि कुछ लोग हैं, कुछ सिख समुदाय के लोग हैं जो खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से संबंध रखते हैं, वो पास के ही महोफ जंगल के धमेला कुएं के पास बैठे हुए हैं। अब पुलिस के पास जब ये फ़ोन आती है, पुलिस अपने आला दर्जे के अफसरों से संपर्क करते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, असलहा बारूद इन सारी चीज़ों से लैस होते हैं। उसके बाद उस कुएं के पास इनको पकड़ने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम उस महोब जंगल के धमेला कुएं के पास पहुंचती है, तो वहां पे छह सिख समुदाय के लड़के जो बैठे थे। पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद चूंकि अंधेरा था तो टॉर्च वगैरह जलाती है, जलाने के बाद उन लोगों से सरेंडर कहने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो 6 लोग इन पुलिस वालों को देखते हैं, तो उनमें से कुछ लोग पुलिस वालों के ऊपर अपने आधुनिक हथियारों से, कुछ के पास राइफल थी, कुछ के पास AK-47 था, उससे फायर झोंक देते हैं। अब पुलिस के पास बचने का कोई चारा नहीं था, पुलिस वालों की हवा खराब हो जाती है। जैसे तैसे करके किसी पेड़ की, किसी दूसरी चीज़ की ओट लेते हैं। ओट लेने के बाद फिर फायर करते हैं। दोनों तरफ से लगभग आधे घंटे तक गोली चलती है। उसके बाद चूंकि पुलिस वाले संख्या में ज़्यादा थे, इधर 2 लोग जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग थे, उनमें से 2 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब कुछ देर बाद फायरिंग रुकती है और पुलिस वाले उस जगह पे, उस कुएं के पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि 4 लड़कों की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले इन 4 लाशों को कब्जे में लेते हैं, पंचनामा करते हैं और मामले को क्लोज करते हुए बता देते हैं कि ये चारों लोग खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट में काम करते थे, हम इनको पकड़ने गए और जो कुछ हुआ ये सारी चीज़ें पुलिस वाले बताते हैं। सेम इसी रात को एक दूसरे थाने में, पहले थाने से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक दूसरा थाना लगता है, बिलसांदा थाना। इस थाने में शाम को ही एक FIR दर्ज होती है। FIR में शिकायतकर्ता कहता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास आधुनिक हथियार हैं और इन्हीं आधुनिक हथियारों के दम पे इन्होंने हमारे भी हथियारों को, जो हमारे पास राइफल थी, जो हमारे पास पिस्टल थी, इनको लूट चुके हैं। अब पुलिस वाले इस मामले की छानबीन में जुटते हैं तो पता चलता है कि वहीं फगनई घाट पे ये 5-6 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ देर पहले लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद इनके पास आधुनिक हथियार हैं, सारी चीज़ें, असला बारूद है। पुलिस वाले अपने आला दर्जे के अफसर को फ़ोन करते हैं, चूँकि मामला शायद इनकाउंटर का बन सकता था,
मुठभेड़ हो सकती थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास भी AK-47 थी, आधुनिक हथियार थे और खालिस्तानी मूवमेंट से शायद संबंध रखते थे। मामला क्लियर होते होते ऊपर से ऑर्डर आते आते रात के 3 बज जाते हैं। रात के 3 बजे पुलिस वाले अपने असलहा बारूदों को लेते हैं। लेने के बाद फगुनई घाट की तरफ रवाना होते हैं। 15-20 मिनट गाड़ी चलती है। गाड़ी चलने के बाद ये सारे लोग उस घाट पे पहुंचते हैं और जैसे ही टॉर्च जला के उन लोगों को देखने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कुछ लोग इनके ऊपर फायर करने लगते हैं। अब जैसा पहली बार में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी किसी पेड़ की अपनी गाड़ी की ओट लेते हैं। ओट लेने के बाद बचाव में काउंटर फायर करते हैं। काउंटर फायर होता है, दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। उधर से भी AK-47 तड़तड़ा रही थी, इधर से भी इनकी राइफलें, इनकी रिवॉल्वर और पिस्टल तड़तड़ा रही थी। घंटों गोलियां चलती हैं और लास्ट में जब सामने से गोलीबारी बंद होती है, पुलिस वाले उस जगह पे जाते हैं। तो जाने के बाद देखते हैं कि 3 सिख समुदाय के लड़के मरे पड़े हैं। पुलिस वाले इन तीनों लाशों को कब्जे में लेते हैं, पंचनामा करते हैं और जो कुछ हुआ था कड़ी दर कड़ी अपने रिपोर्ट में दर्ज करते हैं और अपने आला दर्जे के अफसरों को रिपोर्ट करते हुए सारी घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अभी ये मामला बीता ही था कि पूरनपुर थाना इन दोनों थानों के बीच में पड़ता है, लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे एक फ़ोन आता है और इस फ़ोन में फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब कुछ लोग हैं जिनके पास AK-47 हैं, आधुनिक हथियार हैं और शायद असलहा बारूद बम इनके पास कोई कमी नहीं है और ये तराई के इलाके में नदी के पास बैठे हुए हैं। अब फिर एक दूसरे दिन के अंदर 12 से ये कहानी शुरू हुई थी, 13 तारीख तक आते आते तीसरा फ़ोन था। पुलिस वाले फिर अपने आला दर्जे के जो अफसर थे, जो भी वहाँ के SP थी, उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद अपने दलबल से उस तराई के इलाके में जाते हैं। जाने के बाद उन लोगों से सरेंडर करने को कहते हैं और कहते हैं कि इस मूवमेंट को छोड़ दो, जो भी तुम्हारे पास असलहा बारूद हथियार है उसको ज़मीन पे रख दो और आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन इधर पुलिस वाले ये सारी बात बोल ही रहे थे कि सामने से फिर गोली चलने लगती है। अब बचाव में पुलिस वाले भी फायर करते हैं। कुछ देर तक फिर AK-47 रिवॉल्वर, राइफल, ये सारी चीज़ें तड़तड़ाती हैं और आधे घंटे बाद जब गोलीबारी बंद होती है तो पता चलता है कि 2 लोग सामने से मरे हुए हैं। पुलिस वाले फिर इन दोनों लाशों को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, पंचनामा करवाते हैं, बाकी जो भी कागजी कार्रवाई थी उसको पूरा करते हैं। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया, 12 तारीख से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, 12 तारीख से शाम से, और 13 तारीख की रात होते होते जब 3 अलग अलग जगहों पे 10 लोगों का एनकाउंटर हो जाता है और ये मामला जब सुर्खियों में आता है तो फिर जिनके घर के वो बच्चे मरे थे, जिनके घर के लड़के मरे थे, वो सीधा सीधा उनके सगे संबंधी, उनके आसपास के लोग, उनके गांव के लोग इस बात को कहते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि इन बच्चों को, इन लड़कों को फर्जी मारा गया है, इनका फर्जी एनकाउंटर हुआ है और जो कुछ ये पुलिस ने किया है ये बस फेम पाने के लिए किया है और प्रमोशन के लिए किया है, पदोन्नति के लिए किया है। अब ये विरोध 10 घरों से शुरू होता है। 10 घरों से होते हुए लगभग 100 से ज़्यादा परिवार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। धीरे धीरे पूरा जिला इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा पीलीभीत इन्वॉल्व होता है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था पूरा का पूरा देश इस विरोध में कूद पड़ता है। चूँकि जिनके घर के मरे थे वो सारे लोग इस बात को प्रूव कर रहे थे कि ये जितने मरने वाले थे वो किसी भी मूवमेंट से संबंध नहीं रखते थे, किसी भी तरह से ये आतंकवादी नहीं थे। पुलिस ने बस इनका फर्जी एनकाउंटर किया। विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस वाले अपनी बात पे टिके थे, मरने वालों के घर वाले अपनी बात पे टिके थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने इस मामले में आग से ज़्यादा घी का काम किया। दरअसल इसी बीच पता चलता है कि तलविंदर सिंह शाहजहांपुर, वो भी पुलिस वालों ने उसे उठाया था और आज तक उसका पता नहीं चला। अब जैसे तलविंदर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है और चूंकि तलविंदर सिंह को पुलिस ने 12 तारीख को ही उठाया था, तो ये बात जैसे ही लोगों के सामने पहुंची और इस मामले को उस मामले से जोड़ के देखा गया, चूंकि जो कथित तौर पे कहा जा रहा था उनके परिवार वालों को कि तलविंदर सिंह भी इन 10 लोगों के साथ था, ये सारे लोग कहीं से लौटे थे, पुलिस ने इनको उठाया, उसके बाद एनकाउंटर कर दिया। तो 10 लोगों की लाशें तो मिली, लेकिन जब 11वां गायब था
तो अब जब शक की सुई थी वो पुलिस की ओर, उसके दर्जे के जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, आला दर्जे के ऑफिसर थे, चाहे वो कोर्ट थी चाहे सीबीआई थी, इन सब के शक की सुई अब कहीं ना कहीं पुलिस पे आके थम रही थी, क्योंकि अगर एनकाउंटर हुआ तो 11वां कहाँ गया। अब यही सवाल जब बार बार लोग पूछते, सरकार से पूछी जा रही थी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो इस प्रदर्शन को देखते हुए 15 जुलाई साल 1992 यानी इस घटना के ठीक एक साल बाद ये पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया। अब इस मामले में सीबीआई भी जांच करती है, जांच पड़ताल करती है, जगह जगह सबूत इकट्ठा करती है। लगभग 160 पेजों की, 160 सबूतों की एक चार्जशीट तैयार करती है। 180 लोगों की गवाही उसमें करती है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ करती है, 1-2 साल का समय लेती है, और सारी जांच पड़ताल करने के बाद जब फाइनली सीबीआई अपना रिपोर्ट सबमिट करती है तो ये रिपोर्ट अपने आप में भूचाल लाने वाली थी। दरअसल सीबीआई वालों ने सीधा सीधा कहा कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं ये सारे एनकाउंटर फर्जी हैं, और इन एनकाउंटरों को पुलिस ने बस प्रमोशन के लिए, अपना नाम करने के लिए, सैलरी बढ़वाने के लिए किया। अब जब ये बात सीबीआई बोलती है और बोलने के बाद जब अपना तथ्य रखती है, तो उस तथ्य के अनुसार जो को सीबीआई का पक्ष था, उस पक्ष के अनुसार 11 जुलाई साल 1991 को 25 सिख लोग अलग अलग जगहों पे बस से अपना तीर्थ स्थान करके, अपना दर्शन करके लौटे थे। कुछ सिख नानक मंथा से लौटे थे, कुछ सिख पटना साहिब से लौटे थे, और ये सारे लोग एक ही बस से गए थे। रास्ते में जब लौटने लगते हैं तो पीलीभीत के कहाला घाट के पास पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। पुलिस वाले सारे बसों को चेक कर रहे थे, ड्राइवर से कागज चेक कर रहे थे, परमिट चेक कर रहे थे। इसी बीच पुलिस वालों की जो नज़र है इस सिख वाली बस पे पड़ती है। बस में पुलिस वाले घुसते हैं और 11 लड़कों को पुलिस वाले उतार लेते हैं, और इन्हीं 11 लड़कों में एक तलविंदर सिंह भी था। पुलिस वाले इन 11 लड़कों को उतारते हैं। उतारने के बाद इनको एक नीली बस में 11 तारीख को बैठा लेते हैं। एक मिनी वैन थी जिसमें इनको 11 तारीख को बैठाया गया। 11 तारीख को बैठाने के बाद 11 तारीख की रात से इनकी खोज खबर मिलनी इनके घर वालों को बंद हो गई। अब इधर ये बेचारे जो बाकी बस में बच्चे लोग थे, 13 लोग बचे थे, 14 लोग, ये अपने घर पे जाते हैं। जाने के बाद जो कुछ बाकी लोग इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों के आने का, जब वो आते हैं और बस में देखते हैं कि उनकी 11 के 11 बच्चे गायब हैं, तो सारे लोग फिर बाकी इन 14 लोगों से पूछताछ करते हैं। तो ये 14 लोग उन 11 लोगों को बताते हैं कि आपके घर वालों को, आपके बेटे को, आपके भतीजे को, आपके भाई को पुलिस वाले इस तरह से वहाँ से उठा के ले गए हैं, एक नीली वैन में बैठाए हैं। अब घर वाले हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो गया, हमारे बच्चों की क्या गलती है। घर वाले बार बार इन 14 लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कुछ गलत काम किया, कोई क्राइम किया, कोई जुर्म किया, लेकिन कुछ पता नहीं। एक 14 के 14 लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब ये 11 लोगों के परिवार वाले और साथ में ये 14 लोग भी और बाकी आसपास के लोग जगह जगह थानों में चक्कर लगाने लगते हैं कि आखिर उन 11 लोगों को बंद कहाँ किया गया। ये परिवार वाले बेचारे 11 लोगों के परिवार वाले, खासकर तलविंदर सिंह के जो परिवार वाले थे, बाकी और जो मरने वालों के परिवार वालों थे, ये सारे लोग पूरे जिले के थानों को छान मारते हैं। 11 तारीख की पूरी रात छानते हैं, 12 तारीख छानते हैं, और 13 तारीख होते होते उनके इनकाउंटर की खबर आ जाती है। दरअसल पुलिस वाले जो सीबीआई ने अपना तथ्य दिया उस हिसाब से 11 तारीख को पुलिस वाले इनको उठाते हैं। उठाने के बाद पूरी रात एक वैन में बैठा के घुमाते हैं और सही मौके और सही जगह का इंतजार करते हैं, तलाश करते हैं, और फिर इनको 11 लोगों को अलग अलग जगह बांटते हैं। बांटने के बाद कुछ लोगों को, जैसे 4 लोगों को नेवरिया थाने के उस कुएं के पास ले जाते हैं, वहाँ इनको भागने को कहते हैं, उसके बाद पीछे से गोली मार देते हैं। कुछ लोगों को बिलसादा थाने के पास ले जाते हैं, वहाँ पे उनको भागने को कहते हैं, उसके बाद घेर के गोली मारते हैं। और कुछ लोगों को पूरनपुर थाने ले जाते हैं और वहाँ पे गोली मार देते हैं। अब ये तथ्य जब सीबीआई वाले सीबीआई के कोर्ट में रखते हैं और साथ ही 100 से ज़्यादा सबूत रखते हैं, जैसे सामने से कितनी गोली चली, वो गोली कहाँ से खरीदी गई, तो पता चलता है कि वो गोली भी पुलिस वालों की ही थी। अब इधर से गोली चली तो कितनी दूर से चली, इधर कितने पुलिस वालों को कैसी चोटें लगी, क्या कोई गोली पुलिस वालों को लगी या नहीं लगी, इन सारे सवालों को, इन सारे सबूतों को जब
सीबीआई वाले सीबीआई के कोर्ट में रखते हैं, तो ये जो पूरा मामला था कहीं ना कहीं अब फर्जी एनकाउंटर की तरफ जा रहा था। सीबीआई की जो कोर्ट है वो भी इसे फर्जी एनकाउंटर मानती है, और मानने के बाद इन सारे 53 लोगों को, माफ कीजिएगा 57 लोगों को, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें से 10 को छोड़ के 47 लोगों को दोषी करार देती है और इनको उम्र कैद की सजा दे देती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो जिसने फेक एनकाउंटर किया उन सारे पुलिस वालों को सजा मिल गई, पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। लेकिन इसी बीच जब सीबीआई कोर्ट से इन्हें सजा मिलती है तो ये सारे पुलिस वाले अब हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद सीबीआई के फैसले को चैलेंज करते हैं। मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है, समय दर समय बीतता जाता है। अब इस मामले में मैंने आपसे शुरू में कहा कि क्या कुछ लोग मरने के बाद भी इंसाफ पा चुके हैं या नहीं पाए, ये आप बताइएगा कमेंट करके। चूंकि 1991 में ये एनकाउंटर हुआ था और कल यानी 15 दिसंबर साल 2022, मोटा मोटी देखा जाए तो 31.5 या 32 साल हो चुके हैं। तो 32 साल अगर मान के चला जाए तो कितने मरने वालों के माँ बाप बेचारे मर चुके हैं, कितने पुलिस वाले मर चुके हैं। अगर वो दोषी थे नहीं थे, जाहिर सी बात है कि अगर 57 या फिर 47 लोगों का नाम आया तो संभवतः कुछ ही दोषी हों या फिर पूरे के पूरे दोषी हों। अब चूंकि वो मर चुके हैं तो उनके बारे में कुछ कहना ही गलत होगा। और बेचारे जिनके घर के 1991 में लड़के गए थे, उनके माँ बाप इंसाफ के लिए दर बदर भटकते गए। और फिर जब कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला आया, तो हाई कोर्ट ने 47 में से 43 लोगों की सजा को उम्र कैद से बदल के 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने में तब्दील कर दिया। और कोर्ट ने ये अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने अपनी बात कही। माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा उच्च न्यायालय ने कि अगर आपने आत्मरक्षा में भी गोली चलाई तो आप चाहते तो पैर पे चला सकते थे। अगर मान भी लिया जाए कि ये सारे लोग आतंकवादी थे, खालिस्तानी मूवमेंट से संबंध रखते थे, तो पुलिस वालों का काम जान लेना नहीं है। पुलिस वाले कोर्ट और जनता की एक कड़ी होते हैं बीच की। पुलिस वालों का काम दोषियों को पकड़ के लाना है, सजा देने का काम कोर्ट का है। इसी के साथ जो सजा दी गई 43 लोगों को, वो 7 साल की सजा दी गई। कुछ लोग जमानत पे बाहर थे, उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 10 पुलिस वाले पहले ही मर चुके हैं, मतलब अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जी ली थी। कोर्ट का फैसला आते आते वो मर चुके थे। इधर जिनके घर के वो लाल गए थे, उनके घर के कुछ लोग जो माँ बाप थे या फिर भाई थे वो भी मर चुके थे। तो ये हमारे देश का कानून है, न्याय व्यवस्था एक विडंबना है। और अगर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो शायद कुछ लोग और बच सकते हैं या फिर हो सकता है सजा बढ़ भी जाए। तो 1991 में एक एनकाउंटर होता है, 2 दिन के अंदर 3 अलग अलग जगहों पे 3 एनकाउंटर होता है, 10 लोग मर जाते हैं। एक तलविंदर सिंह, आज तक उसका पता ही नहीं चल रहा। उसके माँ बाप तो बस इस उम्मीद में घूम रहे हैं कि कोई पुलिस वाला बता दे कि आखिर तलविंदर सिंह है कहाँ। और 30 सालों बाद इस मामले में जो फैसला आया हाई कोर्ट का, वो 7 सालों की सजा का है। तो आप इस मामले में अब ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा इस मामले में, क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि अगर आप पक्ष नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम जनता कुछ चुप रहना भी, जो गलत करते हैं एक तरह से उनको शाबाशी होती है। तो प्लीज़ आप अपना पक्ष रखिए। तो ये थी पूरी कहानी 1991 में पीलीभीत में हुई इनकाउंटर की, जो शायद बाटला हाउस के बाद पूरे देश में सबसे चर्चित इनकाउंटर था। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।